आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती थी, क्योंकि वह बड़ी ही अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वह मेरे बेटे का ख्याल जरूर रखेगी। मेरा बेटा बहुत काँप रहा था। अच्छा और बहुत ही सुंदर था। वह सब परिवार का एकमात्र वारिस था। सभी उसे प्यार करते थे, इसलिए किसी को भी यह बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतनी तेज़ी से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वह भी मेरी तरह चिंतित थी। वह बोली कि अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा निकालो, मैं पहले से ही चिंतित हूँ। तो सभी मेहमान भी आ गए थे। पिछली बार देश में एक महामारी के कारण इतने लोग को आमंत्रित नहीं कर सके थे, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए थे। इसीलिए लोग पिछले शादी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। शादी करनी पड़ेगी, मेरा बेटा भी खुश था। कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसकी पत्नी पहली पत्नी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे खुश तो होना ही चाहिए था। सर्दी का मौसम था। ज़्यादातर मेहमान घर में ही ठहरे हुए थे। समारोह बाहर हो रहा था। नाच गाना चल रहा था। लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी सास से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है, मुझे लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी सास ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? उसकी अभी अभी शादी हुई है और तुम क्यों खराब करना चाहती हो? शादी पर थकावट हो ही जाती है, लेकिन नया खून है, कॉफ़ी शॉफ़ी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे। और फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, वह थक जाएगी बेचारी। मेरी सास ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता। लड़कियों को तो अपनी शादी का बहुत शौक होता है। उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए थे। सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी हैं, हर कोई नाच गाकर थक गया है। बेचारी दुल्हन भी अपने कमरे में जाना चाहती है। मेरी सास तो वैसे भी बाल का खाल निकालने में माहिर थी, सबसे बड़ी थी, इसीलिए उन्होंने मुझे ही अपनी बातों को बता दी। और फिर उसने खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया। बाकी सबको कमरे से निकालकर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास ही बैठ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम अपने परिवार की सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही समझदार लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करके लाई थी। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं आता। लेकिन मेरी बच्ची, तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधे हरकतें करे तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना। कमरे में सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूँगी। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा घबरा गई कि मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ। वह थोड़ा घबराई हुई। फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। फिर इस घर की इज्जत भी तो मेरी ही इज्जत है। मैं दुल्हन का हाथ थपथपाकर बाहर आ गई। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। घर में बहुत सन्नाटा था, क्योंकि सब बहुत थक चुके थे, इसीलिए सब सो चुके थे। जाड़े की रातें वैसे भी शांत होती है, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। बहुत देर बाद आखिर में सोने चली गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी और मेरी आंखें बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। सुबह जल्दी हो जाती तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 2:30 बजे मैंने एक जोरदार चीख सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चल गया कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखने शुरू हो गई थी। यह एक लड़की के चीखने की आवाज़ थी और वह लड़की कौन हो सकती है, मैं अच्छी तरह से जानती थी। सभी मेहमान धीरे धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास तो दुपट्टा भी नहीं है। अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर भागती हुई आई थी। वह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी, जब कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेटा क्या हो गया, अपने आप को संभालो। अपने आप को संभालने लगी, लेकिन वह बेहोश हो गई थी। जब कोई होश नहीं होता तो उसे पर पानी के छींटे वगैरह मारे जाते हैं, लेकिन मेरी बहू तो पानी के छींटे करने पर भी होश नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे फौरन अस्पताल में ले जाया गया।
मैं उसे अस्पताल ले जाना नहीं चाहती थी क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं था। बेचारी बच्ची किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को भी बुला लिया गया था। उन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी थी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है, पता नहीं उसके साथ क्या शुरू किया है। यह सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल थे, हर तरफ होते थे और बेचारी परेशान से अस्पताल में घूम रही थी। मैं घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा कि अब उसने क्या किया, तो वह कमरे में नहीं था। उसका फ़ोन भी बंद था। कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी कि जैसे कोई चीज़ टूटी होती हो। यह उसने अपनी बीवी पर हाथ उठाया होता। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा राजीव कहीं चला गया था। फिलहाल तो मुझे बहू की फिक्र थी। मैं अस्पताल वापस आ गई। 2-3 घंटे में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी थी। मेरी बहू हमारे घर नहीं आना चाहती थी। वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने इसे समझाया कि तुम्हारे ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो लोगों को क्या जवाब दूंगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैं भी अपनी बहू को समझाया कि बेटा, सुबह मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाए फिर अपनी माँ के घर चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से से आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में। मैं आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे अपने घर जाने से कोई भी समाज नहीं रोक सकता, ना ही कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की ही और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देखती रह गई। यह तो पहले भी हो चुका था, जब राजीव की पहली शादी हुई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी वही हुआ था। वह मेरी पसंदीदा लड़की थी। वह मेरे बेटे की दोस्त थी और मुझे बहुत पसंद करती थी। वह बहुत ज़्यादा खुशी के साथ घर लेकर आई थी। इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया था। वह एक अमीर पिता की बेटी थी। वह बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे भी उसका घर आना अच्छा लगता था। कुछ दिनों में मैंने महसूस किया था कि राजीव को पसंद करने लगी है, और शायद इसीलिए। लेकिन शादी के बाद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। शादी की पहली रात वह भी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी थी और उसके बाद मेरे बेटे की शक्ल देखने से भी मना कर दिया था। तो हमने उसे बहुत समझाया कि बेटा, अपनी ज़िंदगी के बारे में तो सोचो, लेकिन उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। और अभी से लड़की को भी समझाया जा रहा था, लेकिन वह भी कह रही थी कि अगर मैं नहीं रहना तो मुझे नहीं रहूँगी। आपके बेटे के साथ मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की का बाप बार बार कह रहा था कि अपने बेटे को बुलाओ, हम उससे पूछें कि उसने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। राजीव घर आ चुका था। सब उस पर सवालों के बौछार कर रहे थे, लेकिन उसने चुप साध ली थी। कुछ भी नहीं बोल रहा था। टक्कर सब खामोश हो गए थे। लड़की के माँ बाप भी राजीव को भला बुरा और धमका कर चले गए थे। वह अपनी बेटी को भी साथ ले गए। अच्छा खासा तमाशा हो गया था। सब मेहमानों के सामने हमारी नाक कट गई थी। लड़की के माँ बाप ने हमारी बेइज्जती करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन राजीव अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। उसके पिता तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। सारी बेइज्जती मुझे अकेले ही सहनी पड़ी। घर में जमा लोगों ने भी हमें अच्छी खासी बातें सुना डाली। लड़की की माँ तो काबू में नहीं आ रही थी। वह बहुत ही स्पीकर मुझे भला बुरा कह रही थी, लेकिन उसमें उस बेचारी की क्या गलती थी। आखिर उसकी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो गई थी। आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मैं काश राजीव के पिता होते तो इतनी हिम्मत ना हारती। लोगों के तानों को मैं अकेले ही सुनती रही। राजीव बड़ा था। राजीव से छोटी मेरी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। राजीव को लेकर तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही थी। कोई कह रहा था कि पता नहीं राजीव पागल है, तो कोई कह रहा था कि लगता है राजीव दिमागी मरीज है, तो कोई कह रहा था कि पता नहीं उसने नई दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया कि वह इतना ज़्यादा डर गई। जितनी मुँह उतनी ही बातें थी, लेकिन मेरे पास इन सब का कोई भी जवाब नहीं था। जब लोगों को असल वजह पता ना हो तो वह खुद ही कहानी बना लेते हैं, और खुद ही बनाई हुई उल्टी सीधी कहानी सच से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन समस्या तो यह थी कि सच तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा क्या था कि सुहाग रात को ही मेरी बहुएं मेरे बेटे के कमरे से चीखती हुई भागती थी। उस लड़की ने भी तो मुझे कुछ भी नहीं बताया था।
मैंने खुद ही अपने मन में सोचा, हो सकता है उसने अपने माँ बाप को कुछ बताया हो। सच जानने के लिए मैंने उसके घर फ़ोन कर लिया। भले ही वह हमसे रिश्ता ख़त्म कर गई थी, लेकिन इंसानियत के नाते ही मैंने उसका हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया था। फ़ोन लड़की की माँ ने उठाया था। वह कैसी तबीयत है आपकी बेटी की? मेरी आवाज़ सुनते ही वह भड़क गई थी। वह बोली कि मेरी बेटी अब तक ठीक नहीं हुई है। खबरदार जो आगे से अपने फ़ोन किया। यह सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया था कि वह कम से कम 6-7 महीने तक बीमार रही। आखिर क्या प्रॉब्लम थी मेरे बेटे को? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या कमी थी? उसकी पत्नियां उससे डरकर भाग जाती थी। राजीव की बात करूं तो राजीव कुछ भी सीधा साधा सा बच्चा था या बचपन से ही कम बोलने वाला था, लेकिन उसके अंदर कोई भी हरकत ऐसी नहीं थी जो अब नॉर्मल होती। राजीव मेरी पहली संतान थी। हमने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन हमारे घर इतना लाड प्यार देने से भी वह बिगड़ा नहीं था। हाँ, उसे बहुत सुंदरता पर घमंड जरूर था। वह कहता कि मेरी खूबसूरती और स्मार्टनेस के आगे सब पानी भरते हैं। उसको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था। अच्छे अच्छे ब्रांडेड चीज़ पहनता। पढ़ाई में भी अच्छा खासा था। नौकरी भी टाइम से कर ली थी। अपनी बहन के लिए भी एक जिम्मेदार भाई था। अपनी बहन श्रुति को कॉलेज लेकर जाता और वापस लेकर घर आता। घर का खर्च के लिए भी पैसा देता। कभी मुझे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। उसके दोस्त भी कोई भी ऐसे नहीं थे जो मैं कहती कि गलत संगत में पड़ गया है। कोई नशा वगैरह भी नहीं करता था। सब उसके कुछ गिने चुने दोस्त थे। यह सबसे अच्छा दोस्त था जो बाहर विदेश में रहता था। कभी कभी उससे फ़ोन पर बात भी होती थी। मुझे भी अपने दोस्त से बात कराता था। कभी कभी मुझसे कहता, मम्मी को ना हम श्रुति को शादी इसी से कर देते हैं, बहुत ही अच्छा लड़का है। कुल मिलाकर सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन यह जो 2 बार हुआ यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे की क्या कमी थी कि ऐसा क्या करता था अपनी पत्नियों के साथ। वह भाग जाती थी। दिन धीरे धीरे आगे सर रखते गए। राजीव थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब घर में थोड़ी सी बहुत बात भी करने लगा था। इस बार मैंने सोचा कि राजीव की तीसरी शादी करूं और ऐसी लड़की से करूं जो मुझे बताए कि आखिर सुहाग रात को कमरे में राजीव ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। राजीव की दूसरी दोनों पत्नियों से तलाक हो चुकी थी और मैं यह भी चाहती थी कि जो यह बहू आए वो मेरे ही घर में रहे, यहाँ से भागकर न जाए। मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं एक बेटी की माँ थी और मैं यह अच्छी तरह से जानती थी कि तलाक का धब्बा एक बार लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होता है। मैं बहुत से सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि राजीव की शादी एक शादीशुदा औरत से कराऊंगी। इससे पहले की शादी हो चुकी है और वह एक तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो, और जल्दी ही मुझे ऐसी लड़की मिल गई। लड़की वालों को भी शादी की जल्दी थी, इसीलिए उन्होंने भी ज़्यादा छानबीन नहीं की। लड़की कम उम्र की थी लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर थी। बस ठीक ठाक थी, दुबली पतली और सामान से नाक नक्शे लड़की थी। मैंने लड़की वालों को बताया कि मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की पत्नी कुछ समय ही रही, वह छोड़कर चली गई। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि सच बताने की स्थिति में मैं बिल्कुल नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राजी हो गए थे। मैं राजीव को लड़की की फ़ोटो दिखाई तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। बोला, मुझे नहीं करनी शादी, आम सी शक्ल सूरत है लड़की की, मुझे इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी। राजीव की बात सुनकर मैं उसे डांटते हुए कहा कि चुप हो जा। जिस तरह की तेरी हरकतें हैं, उन हरकतों के चलते तो तेरी कभी भी शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक माँ हूँ ना, इसीलिए सोचती हूँ कि कब तक बैठी रहूँगी और तेरा ध्यान रखूँगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके सहारे तू अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर राजीव चुप हो गया। शादी के लिए रजामंदी दे दी और उठकर कमरे में चला गया। कहीं न कहीं राजीव के दिल में चोट जरूर था। वह मुझसे नज़रें चुरा रहा था, लेकिन इस बार मैंने भी तय कर लिया था कि मैं सच जानकर रहूँगी। मैं पहले ही सोच लिया था कि इस बार मैं लड़की को अपने भरोसे पर लूँगी, लेकिन उसे यह नहीं बताऊंगी कि पहले ही उसकी बीबियाँ डरकर भाग गई थी। उसे प्यार से समझा दूंगी, उसे भरोसे दिलाऊंगी। अगर कुछ भी ऐसी वैसी बात है तो मुझे बताए, मैं उसकी समस्या का समाधान करूंगी। इस बार शादी का प्लान बहुत ही सादगी से करने का था और फिर मैं बहुत ही सादगी से राजीव की शादी कर दी। लड़की का नाम रोमा था।
बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी ने भी मना किया था कि मम्मी रहने दे, भाई की शादी भाई के हाथ पर छोड़ दे, लेकिन मैंने उसे समझाया कि बेटा हो सकता है तेरे भाई के साथ कुछ मसला हो जिसे सुलझाना हमारा फ़र्ज है। शादी निपट गई। इस बार मैंने ज़्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था। घर में कुछ ही मेहमान थे जो कि मेरे रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरे कुछ जानने वाले थे। मेरी कुछ सहेलियाँ वगैरह थी और उनके परिवार वाले थे। रोमा को मैं राजीव के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैं रोमा का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे हल्के से दबाते हुए बोली कि रोमा बेटा, तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। रोमा आश्चर्य से मुझे देखने लगी कि भला ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो अभी करनी है। मैं रोमा को समझाते हुए कहा, मेरा बेटा शादी के लिए राज़ी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीबोगरीब हरकतें करे, हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे जिससे कि तुम उसे छोड़कर भाग जाओ, लेकिन बेटा तुम्हें डरना नहीं है। जो भी हो तुम्हें सब कुछ मुझे बता देना। बस तुम्हें उसके डराने धमकाने में या उसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। रोमा ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला दिया था। मैं थोड़ी संतुष्ट हुई थी। रोमा को आराम करने का बोलकर बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में नहीं गई, बाहर सोफे पर ही लेट गई थी। श्रुति को मैंने उसके कमरे में भेज दिया कि तुम जाओ, जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। श्रुति कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा था कि मम्मी जी, आप जो कर रही हैं गलत कर रहे हैं। आप भी हर समस्या का हल सिर्फ शादी ही समझती हैं। आपको किसी के बेटे की ज़िंदगी को यूं बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्रुति जा चुकी थी और मैं सोफे पर लेटी दिल ही दिल में अपने भगवान को याद कर रही थी और दुआ मांग रही थी कि हे भगवान, यह रात अच्छे से बीत जाए। बहुत ही खामोशी से, ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने के पहले की खामोशी तो। घड़ी टिक टिक से मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। मैं अपने भगवान को मनाने में लगी हुई थी कि तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। रोमा चीखते हुए बाहर आई थी और पागलों की तरह घर से भाग जाना चाहती थी। मैंने जैसे तैसे करके उसे बाहर गेट के अंदर लिया था। मैंने उसे जैसे तैसे समझाकर थोड़ा शांत किया था। वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। जब थोड़ा शांत हुई तो बदहवासी बोली कि आपको अपने बेटे की पहले मेडिकल जांच करानी चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते तो आपको मुझे और यह दिन देखना नहीं पड़ता। रोमा तो बहुत ही समझदार थी, उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वह तो हर हाल में इस शादी को निभाने की सोचती, लेकिन रोमा ने भी इस रिश्ते को नहीं निभाया। वह राजीव को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन रोमा के घर से फ़ोन आया कि वह अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, नहीं तो यह काम अदालत से भी कर सकते हैं। मैं फ़ोन पकड़े वहीं सोफे पर बैठ गई। यानी कि अब राजीव को कोई मजबूरी में भी अपने लिए तैयार नहीं था। पहले मैं जो बहू लाई थी वह अमीर घराने की और सुंदर पढ़ी लिखी थी, लेकिन रोमा तो गरीब घराने की थी और बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। रोमा को मैंने पहले ही सब कुछ समझा दिया था और तब भी वह इतना ज़्यादा बदहवास हो गई थी। आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरे बेटे में? हम तो जब रात दुल्हन को लाते थे तो दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे दिन ही वापस कर देते थे। मैं तो दहेज भी नहीं लेती थी। फिर आखिर ऐसा क्या था कि ऐसे खूबसूरत पढ़े लिखे और अमीर लड़के लोग छोड़कर भी लड़कियां भाग जाती थी? मेरा दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा था। कैसे पता लगाऊं? क्या राजीव भी अपने मुंह से कुछ भी कहने को तैयार नहीं था? जब इस बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश करती तो वह बात काटकर बाहर चला जाता, मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता। लेकिन अब मैं हर वक्त राजीव पर नज़र रखने लगी थी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देती। शायद कुछ तो ऐसा सबूत मिले जिससे मैं सुराग लगा सकूं, सच जान सकूं। आखिर सच्चाई क्या है? लेकिन उसकी हवा से तो ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसमें कुछ नॉर्मल भी है। एक नॉर्मल लड़कों की तरह था जैसे और लड़के होते हैं। मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन तंग आकर मैं राजीव के दोस्त को फ़ोन लगाया। इस विदेश में रहने वाले दोस्त को भी मैंने पूछा कि नितिन, तुम्हारे भी एक लौते दोस्त हो जिससे राजीव अपने दिल की सारी बातें करता है। मुझे राजीव के बारे में सब कुछ बताओ। उसने अपने जीवन के बारे में तुम्हें जरूर कुछ न कुछ बताया होगा।
यह बात सुनकर वह हैरान हो गया कि उसने अपने दोस्त को भी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था और यह वही बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी। उसने अपने दोस्त को भी अभी तक नहीं बताया था कि मेरी 3 शादियां हो चुकी हैं, मेरी तीनों पत्नियां मुझे छोड़कर भाग गई हैं। लेकिन उसने यह बात अपने दोस्त को क्यों नहीं बताई, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। यह मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन शायद उसने यह नहीं बताया होगा क्योंकि वह शर्मिंदा होना नहीं चाहता होगा। शादी की पहली रात ही पत्नियां भाग जाना हुआ। बीबियों को धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए थे। मैं सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन राजीव को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐशा शादी की रात को भाग जाती थी। मैंने एक बार फिर से राजीव की शादी के लिए सोचा और इस बार मैंने ठान लिया कि सच्चाई जानकर ही रहूंगी। इस बार मैं लड़की को सब कुछ बता दिया था, कुछ भी नहीं छुपाया। और लड़की भी किसी ऐसे घर से लाई थी जिसे शादी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि वह लोग बहुत ही गरीब थे। उसके घर वालों के 2 छोटे छोटे भाई थे। मैंने कहा कि तुम्हारे दोनों भाइयों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और शादी में भी आप लोगों को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। लड़की को तो मैं राज़ी कर लिया था, लड़की के माँ बाप भी राज़ी हो गए थे, लेकिन मैंने यह बात लड़की के माता पिता को नहीं बताई थी। बस लड़की को बता दी थी कि लड़की थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि मैं शादी से पहले ही सारी बातें लड़की को समझा दी थी। पहले तो वह बहुत ज़्यादा डर गई थी, फिर खुद को संभालते हुए बोली कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे थोड़े से त्याग से मेरे भाइयों की ज़िंदगी बनती है तो उसमें बुराई ही क्या है। जो कुछ भी होगा उसे सहन करूँगी। वैसे भी सारे समझौते तो औरतों को ही करने पड़ते हैं। लड़की जिसका नाम सुमन था, भले ही गरीब घर की लड़की थी, लेकिन बहुत ही संस्कारी और समझदार लगी मुझे। अगर सुमन मेरी बहू बनती है और मेरे घर में टिकती रहती है तो यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। संस्कारी होने के साथ साथ सुमन बहुत ही खूबसूरत भी थी। इस बार शादी मंदिर में हुई थी, सब कुछ ठीक था। और हैरानी की बात तो यह थी कि रात भी गुजर चुकी थी और सुबह भी हो चुकी थी। सुबह होते ही मैं कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी, कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर के बाद कमरे से दूसरी चाबी लेकर आई और मैं खुद ही दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर का दृश्य देखकर मेरी आंखें निकल गई, क्योंकि मेरी बहू बेहोश पड़ी थी। राजीव कमरे में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वह सिर्फ डर और वजह से बेहोश हुई है, उसके शरीर पर किसी भी तरह का कोई भी चोट के निशान नहीं है। राजीव के चेहरे से भी चिंता झलक रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे वह भी परेशान है इन सब हालातों से। अच्छे से चेकअप करने के बाद मैं कुछ दवाइयाँ लेकर डॉक्टर साहब चले गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि सुमन को जल्दी ही होश आ जाएगा। राजीव भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। मैं सुमन के पास ही बैठी रही। थोड़ी देर में सुमन ने आंखें खोल दी थी। होश में आते ही वह बाहर की तरफ भागी थी, यह कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास। मैंने सुमन का हाथ पकड़ लिया। सुमन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तो तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी और तुम मान भी गई थी। फिर अब तुम अभी ये सब क्यों कर रही हो? लेकिन सुमन मेरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। रोते हुए बोली, आंटी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ और यहाँ नहीं रह सकती। आप बेफिक्र रहे, मैं अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बस आप मुझे इस घर में रहने को न कहें कि लेकिन सुमन मुझे बताओ तो सही, आखिर ऐसा हुआ क्या है? मैं सच जानना चाहती हूँ। सुमन, तुमसे मुझे वादा किया था कि तुम राजीव की सच्चाई मुझे ज़रूर बताओगी। आंटी, राजीव के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैं राजीव के बारे में कुछ भी बोला तो वह मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन राजीव मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ मुझे जाने दे। उसकी आंखों में विनती कैसे करूं भाव थे कि मैं उसे रोक न सकी। सुमन चली गई। मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब कुछ ही देर में सुमन के माँ बाप का फ़ोन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद सुमन ने अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताया था। तीनों पत्नियों ने तो दूसरे दिन ही तलाक की मांग कर दी थी, लेकिन सुमन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसका मतलब था कि सुमन अभी मेरे बेटे की पत्नी थी। मैंने सोचा कि अब मैं अपने बेटे का चेकअप करा रहूँगी। अपने होशो हवास में तो ऐसा कभी भी नहीं करने देगा। इसीलिए एक दिन मैंने खाने में नींद की दवाई मिला दी कि गहरे नींद में जाते ही मैं डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने आकर राजीव के कुछ सैंपल लिए
और यह बोलकर जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको बताता हूँ। बेसब्री से राजीव की रिपोर्ट का इंतजार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का फ़ोन आया और उसने कहा कि राजीव एकदम नॉर्मल है, उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। यह सुनकर तो मेरे आश्चर्य का कोई सीमा ही नहीं थी। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो शादी की पहली रात उसकी पत्नियां क्यों भाग जाती हैं? यह सब सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा था। कुछ सोचकर मैं सुमन के पास गई। सुमन के माता पिता ने मेरी बहुत इज्जत की। शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था कि उन्हें लगता था कि मैं उनकी बेटी के घर ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे देखते ही सहम गई थी। वह हम लोगों के साथ ज़्यादा नहीं बैठी और अंदर कमरे में चली गई। मैं सुमन के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही सुमन बोली, आंटी जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपके घर में नहीं रह सकती, फिर आप मुझे लेने क्यों आई हैं? मैंने सुमन को बहुत प्यार से अपने पास बिठाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, सुमन, मेरी उम्मीद की आखिरी किरण अब तुम ही हो। मुझे तुम्हें बता सकती हो कि आखिर मेरे बेटे की क्या कमी है। एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज़ मना मत करना। मेरी आंखों में आंसू और मेरे जुड़े हाथ देखते हुए सुमन ने मेरे हाथों को थाम लिया और बोली, आंटी जी, मैं मजबूर हूँ, प्लीज़ आप मेरे सामने हाथ ना जोड़े। जब सुमन किसी तरह की सच्चाई बताने के लिए राजी ना हुई तो फिर मैं सुमन से कहा कि ठीक है, तुम मुझे अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद ही अपनी आंखों से देख लूँगी, लेकिन तुम मेरी एक मदद तो कर ही सकती हो ना। तुम आज रात के लिए मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूँगी। पहले तो सुमन डरती रही, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, वह मान गई थी। मैं सुमन को अपने घर ले आई। सुमन के माता पिता ने बहुत खुशी से अपनी बेटी को विदा किया था। एक बार फिर से सुमन को दुल्हन बनाकर मैं राजीव के कमरे में बिठा दिया था। राजीव को मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि सुमन घर आ गई है, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना। आज मैं घर पर नहीं मिलूँगी, तुम्हारी मौसी की तबीयत खराब है, वहाँ जा रही हूँ और रात भर वहीं रहूँगी। मेरी बात सुनकर राजीव सिर्फ हूँ में हाँ में जवाब दिया था और फ़ोन काट दिया था। मैं राजीव के कमरे में ही छुपकर बैठ गई थी। आज सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला था और अंदर कमरे में राजीव दाखिल हुआ था। उसने एक नज़र सजी सबरी बैठी सुमन पर डाली थी और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। सुमन सिमटी हुई बैठी थी कि जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोक के आने वाली सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर रही थी कि तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आने लगी। सुमन बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। डर से वह थर-थर काँप रही थी। मैं भी हक्का बक्का से खड़ी थी। अंदर तो राजीव गया था, फिर ये औरत की आवाज़ क्यों? तभी राजीव बाहर निकला और राजीव को देखते ही मैं बेहोश होते होते बची। उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े पहन रखे थे। बहुत ही बेहुदा सा, यूँ कहिए कि बहुत ही डरावना सा मेकअप कर रहा था। आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। आवाज़ भी लड़की की तरह ही निकाल रहा था। तुमसे मना किया था ना कि मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना। तुमसे मेरी बात नहीं मानी, अब तुम अपनी मौत को खुद जिम्मेदार होगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ राजीव सुमन की तरफ बढ़ा था। सुमन चीख मारती हुई मेरे पास आ गई थी। मैं भी बाहर आ गई थी और राजीव को रोकने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो गया तुम्हें, तुम होश में तो हो? राजीव ने मुझे जोर से धक्का दिया। कौन राजीव? परमिला नाम है मेरा। मौका देखकर सुमन कमरे से भाग गई। इससे पहले राजीव फिर से मेरे पास आता मैं भी कमरे से बाहर निकली थी और मैं कमरे को बाहर से बंद कर दिया। राजीव की भयानक हंसी मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैं डरी सहमी सुमन को अपने सीने से लगा रखी थी। हालांकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सदमे में थी और डरी हुई थी। राजीव मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे कहा था कि मैं किसी को भी कुछ बताया तो वह मुझे मार डालेगा, साथ में मेरे भाइयों को भी। मुझे और मेरे भाइयों को बचा लो आंटी जी। कुछ मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा। सुमन शांत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया तो मैं सबसे पहले ख्याल आया मेरे दिल में, यही आया कि शायद राजीव पर किसी भूत का साया है। सुमन को मैंने अपने रूम में ही सुला लिया था। सुबह उठते ही सबसे पहले
मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया था। सुबह 8 बजे ही डॉक्टर हमारे घर पर आ गए थे। मैंने उन्हें सारे हालात के अवगत कराया था। साथ ही मैं डॉक्टर से यह भी कहा था कि मुझे लगता है कि राजीव पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि किसी भूत का साया है, मुझे तो राजीव एक दिमागी मरीज लगता है। उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ऐसे किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी के कैरेक्टर में खुद को उतार लेते हैं। लेकिन आप टेंशन ना लें, इस मर्ज का इलाज है। अपनों के प्यार और कुछ दवाइयों के जरिए मरीज ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है बट मरीज बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नई दुल्हन को देखकर राजीव पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं और यह राजीव को क्यों पड़ते हैं इसका सुराग उसके कमरे में ही मिलेगा। एक बार सुराग हाथ लग जाएगा तो उसका इलाज हम अच्छे से कर सकेंगे। गोली देकर चले गए थे। सुमन भी जाग चुकी थी, रात से थोड़ा सामान लग रही थी। मैंने उसे नाश्ता कराया। नाश्ता करते हुए सुमन बोली, मुझे लगता है कि मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। मैंने सुमन के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा कि सुमन बेटा, सबसे पहले तुम मुझे आंटी जी कहना बंद करो, तुम मुझे मम्मी जी कहा करो। और दूसरी बात कि यही कि तुम्हारा घर है। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप मुझे कैसे कह सकती हैं? सुमन ने हैरानी से पूछा। मैंने सुमन से कहा कि अभी हमारी डॉक्टर से बात हुई है, राजीव बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस उसे थोड़े से प्यार और थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है जो हम दोनों मिलकर उसे देंगे। मेरा यकीन करो, राजीव बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत ही प्यार से रखेगा। मेरे बहुत देर समझाने पर और अपने माँ बाप के हालात को देखते हुए सुमन राजी हो गई थी। मैंने बहुत ही प्यार से सुमन से कहा था, सुमन बेटा अब तो एक बार मुझे मम्मी जी कहो। और सुमन ने मुस्कुराते हुए मुझे मम्मी जी कहा था, जिसे सुनकर मेरे दिल में ठंडक उतर गई थी। मुझे उम्मीद की किरण नजर आई थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, उसका भी घर बस जाएगा। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई थी। मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोला था। सुमन को मैंने अपने कमरे में भेज दिया था। राजीव एकदम तरोताज़ा तैयार खड़ा था। मुझे देखते ही नाराज़गी से बोला, क्या मम्मी जी, मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद किसने कर दिया था? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं एकदम नॉर्मल ही बात की थी। बोली, पता नहीं बेटा कैसे बंद हो गया, चलो तुम नाश्ता कर लो। मैंने उस पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। राजीव ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। राजीव के ऑफिस निकलते ही सबसे पहले मैंने राजीव के कमरे में गई और उसकी तलाशी लिए। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही बेड पर मुझे कुछ किताबें पड़ी हुई मिली। सुमन भी अब मेरे पास आ चुकी थी। सारी किताबें एक जैसी ही थी। किताबों में एक ही उपन्यास था। उसमें कोई प्रमिला नाम की लड़की थी जिसकी शादी की रात ही उसके पति ने उसे कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरी दुल्हन लेकर आ गया था। प्रमिला धीरे धीरे दिमागी मरीज बन गई थी। दुल्हन को देखते ही उसे दौरे पड़ने लगते थे। अब तो किसी शादी में दुल्हन को देखते ही उसे मारने के लिए भागती थी। प्रमिला के ससुराल वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया था और उसे मायके के लिए भेज दिया था। दुल्हन को देखकर प्रमिला का पागलपन कम नहीं हुआ था और प्रमिला के करैक्टर में राजीव खुद ने खुद को ही उठा लिया था। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं कुछ दवाइयाँ दूंगा जो उपन्यास राजीव पढ़ता है। सारी किताबें आप रूम से बाहर निकाल दे। धीरे धीरे प्यार से राजीव को समझाना पड़ेगा, उसे प्रमिला के कैरेक्टर से निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे डॉक्टर ने दवाइयाँ से और देखभाल से सुमन और मेरी मेहनत से राजीव ठीक होने लगा था। सुमन राजीव के सामने सिंपल सी रहती थी, कोई भी मेकअप नहीं करती थी। राजीव के व्यवहार में भी बहुत बदलाव आने लगा था। उसकी आंखों में अब सुमन के लिए प्यार देखा था। सुमन कहीं भी जाती, राजीव की निगाहें उसका पीछा करते थे। राजीव का इलाज चलते हुए आज 3 महीने हो चुके थे। सुमन ने जैसे मेहनत और लगन से मेरा साथ दिया था, उसकी मैं कायल हो गई थी। कोई भी बहुत अच्छे ही कर्म किए होंगे जो मुझे सुमन जैसी बहू मिली। सुमन अभी मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी, लेकिन आज मैं सोच लिया था कि सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब राजीव बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने सुमन से कहा कि सुमन, आज तुम्हें आखिरी कदम उठाना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। सुमन नासमझी से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि सुमन, आज तुम्हें दुल्हन बनकर राजीव के कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर शर्मा गई थी।
लेकिन फिर जल्दी ही संभल भी गई थी। शायद उसे भी यकीन था कि राजीव अब ठीक हो चुका है। वह भी राजीव के प्यार भरी नज़रों को समझ चुकी थी। शुभमन, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दरवाज़ा खुला रखना। दरवाजे के बाहर मैं खड़ी रहूँगी जब तक कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही तुम्हें कुछ गलत लगे तो फ़ौरन बाहर भागाना। रात को राजीव के आने से पहले ही मैंने सुमन को दुल्हन की तरह सजाया। राजीव के बेड को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। मैंने राजीव के आने का टाइम हो गया था। मैंने सुमन को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया था और बाहर आ गई थी। थोड़ी ही देर में राजीव भी आ चुका था। खाना खाते हुए राजीव की निगाहें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। मैं समझ गई थी कि राजीव किसे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं अनजान बनी रही। कुछ ही देर में राजीव खुद ही बोला कि मम्मी, सुमन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या कहीं गई है? मेरे बोलने से पहले ही श्रुति बोल पड़ी कि भैया भाभी आपके ही। इससे पहले कि श्रुति अपनी बात को पूरी करती, मैं उसे चुप करा दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, राजीव, पहले तुम खाना खत्म करो, उसके बाद अपने कमरे में जाओ। तुम्हें अपने सवाल और जवाब खुद ही मिल जाएंगे। खाना खाने के बाद राजीव अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। अब पता नहीं क्या होने वाला है। हे भगवान, सब कुछ ठीक हो जाए। मैं भी राजीव के पीछे पीछे चली गई और बाहर गेट पर रुक गई। मैं अंदर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी। अंदर सब कुछ ठीक तो है? खड़े खड़े मुझे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक अंदर शांति थी। और फिर कुछ ही देर में मुझे सुमन और राजीव की सरगोशियाँ सुनाई देने लगी। प्यार में डूबी हुई सरगोशियाँ। मैं मुस्कुरा दी। मेरे अंदर का सुकून उतर गया था। मैंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आकर सुकून से लेट गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली। जल्दी जल्दी उठकर किचन की तरफ भागी तो सुमन किचन में पहले से ही मौजूद पाया। मुझे देखकर सुमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुमन की झुकी हुई नज़रें और शर्मीली मुस्कुराहट से ही मैं पहचान गई कि सब कुछ ठीक है। मैंने प्यार से सुमन के माथे को चूमते हुए कहा, सुमन बेटा, तुम इतनी जल्दी किचन में क्या कर रही हो? सुमन थोड़ा शर्माते हुए बोली, मम्मी जी, वह राजीव को कॉफ़ी चाहिए थी, वही बना रही थी। सुमन को कॉफ़ी बनाता छोड़कर मैं बाहर हॉल में आ गई और सोफे पर बैठकर मैं अपनी आंखें बंद कर ली। आज मेरे राजीव और सुमन के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। भगवान मेरे परिवार को किसी के नज़र ना लगे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।